तथा आंशिक रूप से सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। इसने केंद्र में अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की। केंद्र में कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारत राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व में दिया जाने लगा। ठीक है। एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। ठीक है। तो अब इतना हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। दोस्त, इस अधिनियम की अनेक कमियां या दोष थे जो इस प्रकार है। मध्याधिकारी बहुत सीमित था। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए प्रांतों के मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व पर आधारित था, जैसा पंजाब के सैनिक महत्व एवं बम्बई का वाणिज्यिक महत्व। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बंटवारा। राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के विरुद्ध विषयों पर आरक्षित और हस्तांतरित होना अव्यवहारिक था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त यानी फाइनेंस एवं नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए कालांतर में दोनों के बीच टकराव बढ़ गया। ठीक है। अब कुछ जैसे कि लॉर्ड कर्जन है, जब मंत्रिगण मंडल ने उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो संभवतः ये वे 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल सुभाष चंद्र बोस ने बोला। मानफोर्ड सुधार भविष्य में भारतीयों के आर्थिक शोषण तथा उन्हें प्रतिदिन बनाए रखने की प्रक्रिया का ही अंग है, महात्मा गांधी ने बोला। अब मैं विकास मंत्री हूँ लेकिन मेरे पास विकास का विभाग नहीं है। मैं सिंचाई मंत्री हूँ लेकिन मेरे पास सिंचाई विभाग नहीं है। के वी रेड्डी मद्रास के मंत्री द्वैत शासन के दोषों के संबंध में इन्होंने बात कही थी। ठीक है। अवहेलना की तथा महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रीगण की मंत्रणा नहीं की जाती। यथार्थ में मंत्रियों का गवर्नर पर कोई नियंत्रण नहीं था। संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। अधिनियम के संबंध में कांग्रेस की प्रतिक्रिया। 1918 में मुंबई में कांग्रेस का विदेश अधिवेशन हसम इमाम की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है। और ये काला कानून है जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार आया था। अब थोड़ा सा इसमें कुछ देख लेते हैं। उन्नीस सौ 18 में बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन। उन्नीस सौ 18 कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन हसन इमाम के अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें से 1919 के बाद सरकार अधिनियम को निराशाजनक एवं असंतोषकारी घोषित किया गया। अधिवेशन में कांग्रेसियों ने प्रभावी स्वशासन की मांग की। रोलेट एक्ट 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच और असंतोष का वर्ष था। ठीक है। इसके बाद आया रोलेट एक्ट। ठीक है। तो 1919 देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति संप्रदाय समाप्त प्राय थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सिडनी रोल एक्ट सिडनी रोल एक्ट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करने के लिए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के वाले लोग कहाँ तक फैले हैं। ठीक है। ये रोलेट एक्ट था क्या? आतंकवादी जांचने के लिए, मतलब क्या इसको कैसे लग रहा है? क्रांतिकारी
गतिविधियां जांचने के लिए। गतिविधियां जांचने के लिए। ये रोलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह उच्च न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जाता था, किंतु शांति काल में यह अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून बनाया, जिसको ब्लैक बिल बोलते हैं। ब्लैक बिल। गांधी जी का अभ्युदय। प्रारंभिक जीवन तथा दक्षिण भारत और दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। ठीक है, गांधी जी अब एंट्री करते हैं। अफ्रीका गए थे। वे किस प्रकार प्रजाति उत्पीड़न एवं भेदभाव का शिकार थे, वहां उन्होंने गोरों द्वारा कालों के रंग रूप इत्यादि को देखा। दक्षिण अफ्रीका, ये लिखा हुआ है गांधी जी। तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब देख लो। वहां रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरणा देंगे और उन्हें संगठित करेंगे। गांधी जी ने 1914 के दक्षिण अफ्रीका में रुके और पश्चात भारत आए। ठीक है, टालिस्टाय फॉर्म, उसका दक्षिण अफ्रीका रीजनता केस लड़ने के लिए गए थे। 1890 से लेकर 1914 तक वे वहीं रहे। सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद 1906 से 1914 में वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह या जिसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रादुर्भाव किया और वहीं पर टालिस्टाय फॉर्म खोला गया। टालिस्टाय फॉर्म था, खाने पीने के सामान वहाँ पर थे, क्योंकि जब सत्याग्रह चल रहा था तो वहाँ पर जो खान पान की जो कमी पड़ गई और लोगों के लिए, ठीक है, खाने पीने की सामान टालिस्टाय फॉर्म में उपलब्ध करवाए गए। ठीक है, और इसमें जुड़े लॉर्ड हार्डिंग और गोपाल गोखले जुड़े गांधी के साथ। ठीक है, और रीजन था टैक्स और अवैध शादियाँ। ठीक है, यानी कि टैक्स इंक्रीज कर दिया और अवैध शादियाँ ये सब रीजन था। संघर्ष का उत्तरवादी चरण 1894 से लेकर 1906। इस चरण में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका सरकार की याचना एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। उन्होंने ब्रिटेन में इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि वह इस विषय पर हस्तक्षेप कर भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि वो भारत का उपनिवेश है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। अतः ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है कि भारतीयों पर हो रहे प्रायद्वीपीय भेदभाव एवं उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करें। गांधी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। ठीक है, 1894 से 1906। से 1906 दक्षिण अफ्रीका में रहकर ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर ब्रिटेन को पत्र लिखा। ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के प्रति अवगत, ठीक है, बरोक, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के प्रति अवगत बरोक लगाने को कहा। ठीक है, ये चीजें हुई थी। ठीक है, और इसी वजह से
नेटाल भारतीय कांग्रेस और ओपिनियन नामक, ठीक है, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया। नेटाल नामक संस्था स्थापना प्लस इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन पत्र प्रकाशित। आगे देखते हैं। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल 1906 से लेकर 1904। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी ने संघर्ष का दूसरा चरण 1906 में प्रारंभ किया। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या समन्वय विज्ञा की नीति अपनाई और इन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीयों के लिए एक अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखें। तदुपरांत गांधी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इसे भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने ले लिया। गांधी ने इसे हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। गांधी जी सहित कई भारतीयों के पंजीकरण कानून का विरोध करने के कारण जेल में डाल दिया गया। बाद में सरकारी अधिकारियों ने स्वयं इन सभी निडर भारतीयों का छतपूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया गया, लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध अभियान जारी रखा और गांधी जी ने अपने अगुवाई में रजिस्ट्रेशन के कागजात को सामूहिक रूप से जला दिया। आगे बढ़ते हैं। गांधी लॉर्ड हार्डिंग और गोखले तथा C.F. एंड्रयूज से कई दौर की लंबी बातचीत के पश्चात दक्षिण अफ्रीका सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगें मान ली। 3 पॉइंट का कर तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध कानून जो बनाया गया था वो कानून समाप्त कर दिया गया। भारत अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर दक्षिण अफ्रीका सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान को तैयार हो सकती है। यहाँ गांधी जी विभिन्न समुदाय और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफल हुए। उनके नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन में भाग लिया। गांधी ने यह सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण के एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के अन्य अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों के विकसित करने का अवसर मिला। इसके फलस्वरूप वे गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की विस्थापक और कमियां दोनों से भलीभांति परिचित हुए और उनका विश्वास हो गया कि वह सबसे बेहतर है। गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रयास के दिनों में इस तकनीक का प्रयोग 1906 के पश्चात गांधी ने यहाँ अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषताएं। सत्याग्रही यह कभी भी विचार नहीं करता है कि गलत क्या है, वह सदैव सच्चा, अहिंसक एवं निडर रहता है। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के लिए उसकी आसक्ति का एक हिस्सा है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। केवल बहादुर और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेते हैं, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। अब गांधी जी की भारत वापसी देख लेते हैं, जिस दिन को बोलते हैं अप्रवासी भारत, अप्रवासी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 1915 गांधी जी भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी से गांधी रिटर्न। ठीक है, 1915 को दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत के अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जनसामान्य भी गांधी जी के से भलीभांति परिचित हो गया था।
तथा जनसामान्य की यथास्थिति का स्वयं अवलोकन करें। तथा गांधी जी ने निर्णय किया कि वे ठीक है गांधी जी ने निर्णय किया कि अगले एक वर्ष तक समुचे देश का भ्रमण करेंगे तथा जनसामान्य की यथास्थिति का स्वयं अवलोकन करेंगे। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि फिलहाल वह किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। भारत की तत्कालिक सभी राजनीतिक एवं विचारधाराओं से गांधी जी असहमत थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले से ही खत्म हो चुकी थी। वे होम रूल आंदोलन की इस परिणति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। यदि होम रूल आंदोलन इस समय काफ़ी लोकप्रिय था, किंतु इसके सिद्धांत गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, होम रूल आंदोलन को जारी रखना अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग अहिंसक सत्याग्रह है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा तब तक वे किसी भी संगठन से संबंध नहीं होंगे। रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने के पहले 1917 से 1918 के आरंभ में गांधी ने 3 संघर्ष चंपारण आंदोलन अहमदाबाद और खेड़ा, जो कि दोनों गुजरात में है, और चंपारण बिहार में सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों के समृद्ध थे। अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरी का आंदोलन था तथा चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह दे लेते हैं 1917, ठीक है। 2 साल बाद 1917 चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इस सत्याग्रह कहाँ पर था? ये था बिहार। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किया था प्रथम सविनय अवज्ञा। चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंदर किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग हिस्सा नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनगठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मन में रासायनिक रंगों यानी कि डाई का विकास हो गया था, जिसने नील को बाजार में बाहर खदेड़ दिया था। इसके कारण चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने पर विवश हो गए थे। ठीक है, चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने पर विवश हो गए थे। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहता था, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बगान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती के लिए किसानों का अनुबंध को से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। आगे बढ़ते हैं। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर, ठीक है, चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था जब ये सब चीज़ें हो रही थी चंपारण में, बिहार में। ठीक है, तो एक जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि गांधी जी को बुलाओ और गांधी जी इसको अपने तरीके से ठीक करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि वो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी आए। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर और मजहर हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार ने इसे अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपने आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। गांधी जी को इस आयोग का सदस्य बना दिया गया। गांधी आयोग को यह समझाने में सफल है कि त्रिगठीय पद्धति समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए
किसानों को हर्जाना दिया जाना चाहिए। बाद में एक समझौते के पश्चात जो गोरे बगान मालिक थे, उनके अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके एक दशक के भीतर ही बगान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। ये बहुत ही बड़ी उस टाइम की जीत थी, क्योंकि ये पहला भारत में पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, ठीक है, अपना अवज्ञा का अपना जो है उन्होंने इसको भारत में, ठीक है, भारत में क्या इसके परिणाम होते हैं, क्या निकलते हैं, इस चीज़ को देखा और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, चलो ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और एक, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी आए, ठीक है, गांधी जी बुलाए गए। गांधी को किसने बुलाया था? ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था चंपारण में। ठीक है, गांधी जी को जब बुलाया गया तो गांधी जी पहुंचे। ठीक है, गांधी जी पहुंचे तो, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या जो ठीक है, यहाँ पे ये जो रीजन था क्या, ठीक है, बुलाने का रीजन था, रीजन था तिनकटिया पद्धति। मतलब देखो, नील की खेती करवाना, नील की खेती जबरदस्ती, ठीक है, नील की खेती जबरदस्ती करवा देते। उसके बाद जो 3/20 भाग टैक्स रूप में लेते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, ये सब चीज़ें होती थी। तो जो और कौन लेते थे, ये जो करवाते कौन थे, जो बगान मालिक वर्सेस लड़ाई किसकी थी, किसान। ठीक है, यानी कि उनमें था कि नीली खेती करनी अनिवार्य होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रीजन था। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा का तरीका अपनाया। यहाँ पे सविनय अवज्ञा का तरीका चुना। ठीक है, सविनय अवज्ञा का तरीका चुना यहाँ पे गांधी जी ने। उसके बाद क्या हुआ कि जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का तरीका चुन लिया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो देखो गांधी जी से एंट्री किए, गांधी जी के साथ जो भी हम सबसे ज़्यादा जानते हैं जेबी कृपलानी, बाकी को हम जब एक बार भूल भी जाएं तो लेकिन जेबी कृपलानी को नहीं भूलना है, क्योंकि जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ गए थे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण की जगह पर। ठीक है, तो इन्होंने भी सहयोग किया था। ठीक है, आप जानते हैं कि जो गांधी जी जैसे पहुंचे थे चंपारण, तुरंत वहाँ पे जो थे उन्हें आदेश दिया गया कि गांधी जी को वापस लौटाओ। तो गांधी जी से कहा गया कि ऐसा है कि आप वापस लौटिए, लेकिन गांधी जी लौटे नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं पर स्टार्ट करेंगे और हम ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद एक आयोग गठन किया गया। ठीक है, इन सबको चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, दबाव में सरकार। ठीक है, तो एक आयोग गठन किया गया, आयोग बना और गांधी जी को इसका सदस्य बना दिया। ठीक है, और ठीक है, इस आयोग में इसमें गांधी जी को सदस्य बना दिया, गांधी जी को सदस्य बना दिया इसमें। उसके बाद क्या हुआ, तो जब गांधी जी को सदस्य बना दिया गया तो गांधी जी ने जब इसकी वकालत की तो गांधी जी ने ये जो सरकार को ये समझाया कि जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, उसके बाद जो टैक्स वसूले जा रहा है वो भी गलत है। ठीक है,
तो इस तरह से जो 25% था, ठीक है, जब गांधी जी को सदस्य बना दिया गया तो इस आयोग ने डिसाइड किया कि जो अवैध वसूली जा रही है, जो टैक्स है, टैक्स अवैध है, टैक्स अवैध है, और इस, ठीक है, बगान मालिक को लौटाना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार टैक्स वसूली का लगभग 20% बगान मालिकों ने लौटाया, बगान मालिकों ने लौटाया किसानों को, ठीक है। तो बगान मालिकों ने लगभग 20% जो टैक्स था, जो वसूली था, 100% में से 20% किसानों को लौटा दिया। और कुछ टाइम बाद बगान मालिक चंपारण एरिया छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार क्या हुआ, ठीक है, इस प्रकार गांधी जी सक्सेस हुए, गांधी जी सक्सीड, गांधी जी सक्सेस हुए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, लगभग 25% था, 20 नहीं 25%। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 प्रथम भूख हड़ताल। यहाँ पर जो अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में हुई थी। चंपारण के ये कब हुआ था, 1917, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। गांधी जी जब भारत आए तो भारत आने के 2 साल बाद चंपारण जो बिहार में जगह थी, उस जगह पर सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया गांधी जी के द्वारा। तो ये पहला आंदोलन था भारत में गांधी जी का, जिसमें ये सक्सेस हुए थे। उसके आते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, प्रथम भूख हड़ताल ही थी। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला किया। अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। गांधी जी के अनशन में बैठने के फैसले से मजदूरों के उत्साह में वृद्धि हुई और उनका संघर्ष तेज हो गया। मजबूर होकर मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए और सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, ठीक है। जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल प्रारंभ हुई, ट्रिब्यूनल के फैसले से वह समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय लेते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला किया। तो आप यहाँ पे यही लिख लो, ठीक है, अहमदाबाद की, ठीक है। जैसे कि 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई और अनुसुईया बेन ने इनका समर्थन किया, ठीक है। और ये सभी गांधी जी की देन थी। और ठीक है, जो अहमदाबाद हड़ताल हुई थी वो क्यों हुई थी, जो प्लेग बोनस को लेकर, प्लेग बोनस, ठीक है, प्लेग बोनस को लेकर हुई थी हड़ताल। और प्लेग बोनस में जो जो मजदूर थे, मजदूर 35% बोनस चाहते थे, 35% बोनस, जबकि, ठीक है, जबकि जो मालिक थे वो 20% देने को तैयार थे, बोनस देने को तैयार, ठीक है। गांधी जी सपोर्ट, ठीक है, गांधी जी ने सपोर्ट किया और यहाँ पे सबसे पहले भूख हड़ताल की गई, ठीक है, भूख हड़ताल की गई, और जिसके तहत जो
आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई विवाद छड़ा है तो विवाद एक ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो ट्रिब्यूनल उस जैसे कि हर चीज़ का एक कोर्ट कचहरी टाइप का होता है, तो ट्रिब्यूनल भी एक ऐसा ही है, ठीक है, जो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया जो, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री या जो भी कारखाना होते हैं, ठीक है, तो उन पर उनकी जो सुनवाई उनवाई का कार्यक्रम है वो ट्रिब्यूनल्स करते हैं, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें हुई, ठीक है, ये जब विवाद हुआ तो विवाद पहुंचा ट्रिब्यूनल्स के पास, ट्रिब्यूनल्स के पास पहुंचा और ट्रिब्यूनल्स ने निर्णय दिया मजदूरों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में निर्णय हुआ, कि पक्ष में निर्णय हुआ, ठीक है। तो मजदूरों के पक्ष में निर्णय हुआ तो ट्रिब्यूनल्स ने कहा कि ऐसा है कि मजदूरों को 35% बोनस आप दो, ठीक है। तो इस तरह से भूख हड़ताल का पहली बार शुरुआत भी गांधी जी की देन थी। गांधी जी ने भूख हड़ताल की शुरुआत की थी भारत में, और वो यहाँ से भी जीत गए थे, और इनका समर्थन किया था अनुसुईया बहन ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918, प्रथम असहयोग था। देखो गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल यहाँ से की थी, प्रथम समन्वय अवज्ञा और प्रथम असहयोग 1918, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखना चाहो तो ये लिख लो, प्रथम सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, प्रथम भूख हड़ताल, फर्स्ट भूख हड़ताल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खेड़ा सत्याग्रह सत्याग्रह के अवैध लगान वसूले थे, तब इसका समर्थन किया था वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह में अवैध लगान वसूला जा रहा था और जिसको निपटाने के लिए वल्लभ भाई पटेल गए थे, खेड़ा सत्याग्रह में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो ये था प्रथम असहयोग, यहाँ शुरुआत हुई थी फर्स्ट असहयोग की, असहयोग योग। आगे बढ़ते हैं, तो 1918 में भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। राज्य संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम है, ठीक है, कुल उत्पादन 1/4 से कम है तो किसानों के ऊपर राजस्व पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। किंतु सरकार ने किसानों का राजस्व माफ़ करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने के लिए सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। खेड़ा जिले के जिला युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांव के दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों पर लगान माफ़ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा करेंगे, और दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई तथा उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। इसी बीच सरकार ने अधिकारियों को गुप्त निर्देश दिए कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो लगान दे सके। इस आदेश से गांधी जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई थी, यानी कि उद्देश्य पूरा हो गया था, आंदोलन समाप्त हो गया था, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह फर्स्ट असहयोग था, ठीक है। तो ये कहाँ होता, पहली बात तो है कि खेड़ा कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। 1918 का टाइम है, ठीक है। अकाल पड़ गया था, अकाल का टाइम है, और क्या हुआ कि, ठीक है, मतलब लगान वसूलना चाहते थे, लगान था नहीं लेकिन वसूलना चाहते थे, वसूली शुरू थी, वसूली की जा रही थी, ठीक है। इसको आप, इस चिन्ह को आप समझ लो कि जब ये चिन्ह ऊपर की तरफ मुँह करे तो इसका मतलब है काम जारी है, ठीक है। तो लगान था नहीं लेकिन वसूली जारी थी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या था कि जो एक राजस्व संहिता है, ठीक है, राजस्व संहिता, राजस्व संहिता, राजस्व संहिता में ये चीज़ है कि, ठीक है, कि 3/4 मतलब
एक चौथाई से भी कम है अगर फसल, ठीक है, राजस्व संहिता में फसल 1/4 है, चौथाई से भी कम है, तो लगान माफ, ठीक है। बट राजस्व संहिता नहीं मानी गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने लगान ना देने के लिए शपथ दिलाई, ठीक है। गांधी ने लगान नहीं दो, ठीक है। इसकी बात कही थी गांधी जी ने, लगान नहीं दो, और असहयोग की भावना जागृत करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि बल्लभ खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता इंदुलाल कई युवा नेता गांधी जी के साथ खेड़ा गए, और ठीक है, लगान नहीं तो यदि गरीब सरकार लगान माफ कर दे तो लगान देने वाले सक्षम स्वेच्छा से लगान देंगे, ठीक है। गांधी जी लगान नहीं दो, और ठीक है, कुछ समय बाद मतलब, ठीक है, सरकार ने किसान छाटे जो लगान, ठीक है, सरकार मान गई, ओके, सरकार मान गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां देख लेते हैं। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। गांधी जी को देश की जनता के करीब आने तथा उसकी समस्याओं को समझाने का अवसर मिला। गांधी जी जनता की ताकत तथा कमजोरी से परिचित हुए तथा उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों विशेषता युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला तथा भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 थे लगातार, उन्होंने 3 जो आंदोलनों में भाग लिया, और ये तीनों ही आंदोलन सफल हुए। इससे जो था कि गांधी जी की अच्छी इमेज बन गई थी, एक अच्छा आचरण बन गया था, एक अच्छी पहचान बन गई थी लोगों की नज़रों में, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन। जो अभी तक जो आंदोलन थे, ये छोटे आंदोलन थे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया के। अब बड़े आंदोलनों में हम इन्वॉल्व हो गए, और गांधी जी अब बड़ी चीज़ों को निपटाने में लगेंगे। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन। विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता ने संवैधानिक सुधारों का इंतजाम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट की जनता के सम्मुख पेश किया। इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। अपने पूर्ववर्ती अभियानों से अदम्य बासासी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 को प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई और होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया। प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानून की अवज्ञा तथा गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई गई। आंदोलनों के इस मोड़ के लिए कई कारण थे जो निम्नानुसार हैं। जन सामान्य को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, तो अब वे अपनी समस्याओं की केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई पर कर सकते थे। इसके कारण किसान, शिल्पकार तथा शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया और उनकी यह सक्रियता आगे के आंदोलनों में भी बनी रही। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जन सामान्य से संबंध हो गया। गांधी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब तक कि सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 6 अप्रैल को तारीख तय की गई थी, किंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियां तथा कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में
हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया तथा परिस्थितियां अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था। मजबूर होकर सरकार ने सेना का सहारा लिया और गांधी जी ने पंजाब जाकर यथास्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें बम्बई भेज दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार का बर्बर और घृणा रूप सामने आया और इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट लगभग एक दूसरे के संपर्क में है, ठीक है। जहाँ भी जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा वहाँ पर आप रोलेट एक्ट के बारे में भी जान लोगे। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा रोलेट एक्ट, उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। समझ में आ रहा है होगा मेरी बात को कि सबसे जहाँ भी रोलेट एक्ट का नाम आएगा वहाँ पर आपको स्वतः ही जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको ध्यान रखना होगा, और जहाँ भी जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके दिमाग में आएगा वहीं आपको रोलेट एक्ट के बारे में भी ध्यान में रखना होगा। चीनें दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में हैं, क्योंकि रोलेट एक्ट आया तो उस रोलेट एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में, तो वहीं पर ये सब लोग रोलेट एक्ट का भी विरोध कर रहे थे और उन पर जो जनरल डायर थे, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जनरल डायर ने उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद नाइटहुड की जो उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने त्याग दी थी और बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जनरल डायर को भारत जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने पुरस्कृत किया था इस कार्रवाई के लिए। बाद में तो कुछ चीज़ें बदली, उन्होंने उनको उनके पद से हटा दिया, ठीक है। और जनरल डायर बाद में बहुत टाइम बाद 1942 में, ठीक है, एक जो थे वो गए और उन्होंने उनका, ठीक है, मार दिया था, वो अलग सीन है। लेकिन जब भी आप ठीक है, जब भी आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आएगा तो आपको वहाँ पर रोलेट एक्ट का भी याद आना जरूरी है, क्योंकि बिना रोलेट एक्ट के जलियांवाला बाग में कोई जाता ही नहीं। रोलेट एक्ट आया तो उसका भी विरोध करने के लिए तो गए थे ना। आगे बढ़ते हैं। तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, ठीक है। तो रोलेट एक्ट प्रथम जन आंदोलन तब विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश किया। इसे भारतीयों ने अपना गौरवमान समझा। अपने पूर्ववर्ती अभियान से अदम्य साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 को प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, ठीक है। रोलेट एक्ट कब आया? फरवरी 1919 को, ठीक है। किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई और हुमूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य प्रारंभ हुए। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास तथा प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानून की अवज्ञा तथा गिरफ्तारी देने की योजना बनाई गई। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण थे जो निम्नानुसार हैं। जनसामान्य को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, तब अब वे अपनी समस्याओं को केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते थे, ठीक है। इसके कारण किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन में जुड़ गए और उनकी यह सक्रियता आगे आंदोलन में भी बनी रही। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जनसामान्य से संबंध हो गया। गांधी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिक तभी है जब सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक सक्रियता में सहभागी बनेंगे। सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की गई, ठीक है। तो रोलेट एक्ट फरवरी 1919 को आया और विरोध किया, ठीक है। विरोधी बने गांधी जी, ठीक है। विरोधी गांधी जी बने, ठीक है। और 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को क्या हुआ कि उन्होंने, ठीक है, सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए तारीख रखी, ठीक है। 6 अप्रैल को सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह की तारीख की डेट, सत्याग्रह की डेट फिक्स की, ठीक है। लेकिन ये क्या था कि जो ये आंदोलन था ये तारीख के कन्फ्यूजन की वजह से ये पहले ही शुरू हो गया।
ठीक है। किंतु तारीखी गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन के हिस्सा का रूप धारण कर लिया था। कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर बड़े पैमाने पर हिंसावी और अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियां कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया। ठीक है। परिस्थितियां अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर सरकार ने सेना का सहारा लिया। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति संभालने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें बम्बई भेज दिया गया। ठीक है। डेट फिक्स थी बट ठीक है, जो सत्याग्रह था, जो आंदोलन था, वो पहले शुरू हो गया। आंदोलन पहले ही उग्र हो गया। आंदोलन पहले ही उग्र हो गया। ठीक है, उग्र हो गया। ठीक है, आंदोलन पहले ही उग्र हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, पंजाब में इसी उपरांत, इसी कारण सुन लो, कारण से एक कांड सामने आया। कांड से 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया 13 अप्रैल 1919 को। ओके, अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब जलियांवाला बाग अगर इसको देखेंगे, ठीक है, तो अमृतसर में ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड सामने आया था। तो ठीक है, बैसाखी का दिन था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाग लेने के लिए अधिकांश लोग आसपास के गांव से इकट्ठे हुए, जो सरकार द्वारा शहर में आरोपित प्रतिबंध से बेखबर थे। ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही पर गोली चलाने तथा नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सत्यपाल किचलू को पंजाब में बलात्कार बाहर भेजे जाने के विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो अमृतसर में सत्याग्रह, रोलेट एक्ट तथा जो सत्यपाल व किचलू, ठीक है, और रोले एक्ट, इन दोनों का ही जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर जनरल डायर आया। ठीक है, जनरल डायर आया और लगभग 10,000 लोगों पर, ठीक है, लोगों पर गोली चला दी। गोली चलाने का दे दिया। ठीक है, कोई भी इंसान नहीं बच पाया था। सब लोगों ने वहां पर, ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि टीले बन गए थे दीवालों पे, क्योंकि वो लोग दीवार को चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे। तो वो लोग लाशों के ऊपर पैर रखकर दीवारों के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो लोग मरते जा रहे थे
गट्ठर बनता जा रहा था और धीरे धीरे करके लोग एक लाश के ऊपर पैर रखकर दीवार को फाड़ने की कोशिश में लगे थे, लेकिन ऐसे इस तरह से भी वो सक्सेस नहीं हो पाए और वहाँ से कोई भी बाहर निकल के नहीं आ पाया। वैसी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की प्रशंसा की गई रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब इसमें जो मारे गए थे वो सिर्फ आदमी बड़े बूढ़े ही नहीं थे, बच्चे थे, औरतें थीं, ठीक है। ना बच्चों को छोड़ा गया ना औरतों को छोड़ा गया। इनफैक्ट ये मान सकते हो कि आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्बरता दिखाई गई, जैसे कि किसी जानवर को मारते हैं गोली से बिना दया भाव के, तो उस तरह से लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, ठीक है। इससे क्या हुआ, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। आगे, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उसके आगे बढ़ते हैं। शंकर नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया था, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी ने अपने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। सरकार ने अत्याचारी अपराधों को दंडित करने के स्थान पर उनका पक्ष लिया। जनरल डायर को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो शंकर राम नागर, ठीक है, शंकर राम नागर, ठीक है। शंकर राम नागर ने क्या किया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे, सराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 18 अप्रैल को सत्याग्रह समाप्त कर दिया। 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त कर दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त किया। रीजन हिंसा बर्दाश्त नहीं, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 की घटना के लिए 1919 के लिए डायर सम्मानित हुए, ठीक है। डायर सम्मानित हुए। सरकार ने अत्याचारी अपराधियों को दंडित करने के स्थान पर उनका पक्ष लिया। जनरल डायर को सम्मानित किया गया। अब आते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 लेकर 1922 तक, ठीक है। तो मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सशक्त जन आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन थे खिलाफत में असहयोग आंदोलन। हालांकि ये दोनों आंदोलन पृथक मुद्दों को लेकर प्रारंभ हुए थे, किंतु दोनों ने ही संघर्ष के एक ही तरीके, ठीक है, अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया। यद्यपि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजियों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने की प्रमुख भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि क्या थी कि इन दोनों
आंदोलन की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए निहित थी जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुए थे। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट एवं रुष्ट हो गया था। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई थी। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी। कस्बों और नगरों में रहने वाले मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों, दस्तकार और सभी महंगाई से परेशान हो गए और खाद्यान्नों में भारी कमी आ गई। मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, औद्योगिक उत्पादन कम होने लगा, लोग करों के बोझ से दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानी से जूझने लगा। इसलिए लोगों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई और सूखे, महामारी तथा प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। ठीक है। रोलेट एक्ट पंजाब में मार्शल लॉ के आरोपों तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों को क्रूर एवं असभ्य रवैये का उजागर कर दिया था। पंजाब में जातियों के संबंध में हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड ने जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया तथा मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थी। 1919 के मॉन्टेग्यू चौंसौर सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों ने सुशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। विश्व युद्ध के पश्चात कई अन्य घटनाओं ने भी हिंदू मुस्लिम राजनीति एकीकरण के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। लखनऊ समझौता 1916 देख लेते हैं। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग बढ़ा। रोलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन से समाज के अन्य वर्गों के साथ ही हिंदू और मुसलमान भी एक दूसरे के करीब आ गए। मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान एवं हसन इमाम इत्यादि अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज्यादा प्रभावशाली हो गए। ठीक है। इन्हीं सब गतिविधियों से प्रदेश से खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पटल उभरा। खिलाफत के मुद्दे ने मौलिक राष्ट्रवाद रुझान के उदय की प्रक्रिया को मुसलमानों की युवा पीढ़ी तथा उन मुस्लिम शोधार्थियों के मध्य सुलभ बना दिया, जिनमें धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तुर्की के प्रति अंग्रेजों के रवैये से भारतीय मुसलमान अत्यंत उत्तेजित हो गए थे। न केवल भारतीय मुसलमान अपितु संपूर्ण भारतीय मुस्लिम जगत तुर्की खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुख मानता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन को विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। अतः युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर रवैया अपनाया और तुर्की को विभाजित कर दिया, खलीफा को पद से हटा दिया। ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमान में रोष आ गई। बाद में भी मुसलमानों ने ब्रिटेन के इस कदम की तीव्र आलोचना की तथा अंग्रेजों के सम्मुख निम्न मांगे रखी। मुसलमानों की धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित किया जाए। ठीक है। और खलीफा को प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर अधिक भू क्षेत्र प्रदान किया जाए। 1919 के प्रारंभ में अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल खां, हसन मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इस प्रकार देशव्यापी प्रदर्शन के लिए व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। ठीक है। अब अगर खिलाफत देख लेते हैं तो अध्यक्ष बनाए गए थे गांधी जी और रीजन था तुर्की पर अंग्रेजों द्वारा विश्व युद्ध में नुकसान। धार्मिक आघात पहुंचा था मुसलमानों पर, क्योंकि धार्मिक आघात था क्या, खलीफा के पद से तुर्की का सुल्तान, ठीक है, तुर्की का सुल्तान था खलीफा। ठीक है। और इंग्लैंड ने खलीफा को पद से हटाया। तो ये सब चीजें थी।
खिलाफत का विकास असहयोग कार्यक्रम। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाओं, धरना और याचिकाओं तक सीमित रहे, किंतु बाद में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि अंग्रेजी शासन के विरोध में सशक्त प्रदर्शन किया जाए तथा अंग्रेजों के साथ हर प्रकार के से असहयोग की अवधारणा का पालन किया जाए। इस प्रकार खिलाफत का रूप धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत नेताओं ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध के उपरांत सभी संधि की शर्तें जब तक तुर्की के अनुकूल नहीं बनाई जाएंगी तब तक सरकार के किसी भी प्रकार के सहयोग में नहीं सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने, जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया देख लेते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए उसे कांग्रेस के सहयोग अत्यंत आवश्यक है। हालांकि गांधी जी खिलाफत के प्रति पूर्ण समर्थित थे तथा इस मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सर्वसम्मति का अभाव था। बाल गंगाधर तिलक ने तो धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया था। साथ ही सत्याग्रह को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के प्रति आशंकित थे। प्रोफेसर रविंद्र कुमार के अनुसार गांधी जी ने तिलक को सत्याग्रह की विशेषताओं से परिचित कराने के लिए अथक प्रयास किया तथा इसकी खूबियों के संबंध में उनकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से संधि करने का औचित्य भी तिलक को समझाया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम का विरोध किया गया। यह भी बाद में कांग्रेस के मुद्दे पर झुक गई तथा उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दिए। कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने पर तथा गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। अब थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। नोट करने लायक यही है कि नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, नवंबर 1919 में खिलाफत अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, या दिल्ली में बोल सकते हो, दिल्ली में ही बोल लो, ज़्यादा बेटर है, न्यू दिल्ली बाद में है। ठीक है, इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। साथ ही खिलाफत के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के उपरांत संधि, ठीक है, तब तक जब तक के अनुकूल, मतलब तुर्की के साथ सब कुछ अनुकूल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, खिलाफत था क्या? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। ठीक है, और ये सब तब तक कब तक करना था? जब तक तुर्की के साथ संबंध अच्छे ना कर ले, तुर्की के साथ इंग्लैंड संबंध अच्छे नहीं कर लेता, संबंध ठीक ना कर ले। ठीक है, ओके। खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया, कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने साथ दिया, आगे बढ़ते हैं। यह महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर है। इस प्रकार अब समाज के विभिन्न वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, शिल्पकार, मच्छीगर, पूंजीपति, जनजातियां, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी आदि इत्यादि लोगों ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया। अपनी दुर्दशा के लिए उसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रणाली।
संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विशेष रूप से पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर कमीशन को भेदभाव और दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति उसका मोह भंग हो गया था। ठीक है, कांग्रेस इस बात पर भलीभांति परिचित थी कि भारतीय अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन, राजनीतिक प्रश्न पर मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया था। फरवरी 1920 के प्रारंभ में हिंदू और मुसलमानों में संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की और खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की, किंतु इस मिशन से कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, 1920 लेकर 1921 में अली जिन्ना एनिवर्सरी सुरेंद्र बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, धीरे धीरे आते आते 1921 तक आते आते इन सब लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। सुभाष नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बन गए थे। गांधी जी लेफ्ट हो गए थे केसर ए हिंद मेडल से। ठीक है, यानी गांधी जी केसर ए हिंद छोड़ दिया था मेडल। असहयोग आंदोलन की पोजीशन अच्छी थी, लगभग सबका साथ था। स्टूडेंट एंड लॉयर एटसेट्रा, इन सब लोगों ने असहयोग आंदोलन का में साथ दिया था। ठीक है, तो फरवरी और मई, जून, अगस्त, सितंबर 1920, उसके बाद ठीक है दिसंबर, जुलाई, उसके बाद फिर 1920, उसके बाद फिर जुलाई से स्टार्ट होगा। तो अब थोड़ा सा CLT से आ जाते हैं महीनों से। ठीक है, तो फरवरी 1920 देख लेते हैं। फरवरी 1920, ठीक है, फरवरी 1920 में क्या कदम उठाए गए थे? गांधी ने घोषणा की पंजाब का मुद्दा गलत है, अतः सरकार हत्याकांड अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे, पंजाब में हुई जातियों का निराकरण कर, तुर्की के प्रति व्यवहार को नरम करे। ठीक है, हिंदू मुसलमान का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की और खिलाफत के प्रश्न को हल करने की मांग की। ठीक है, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने, हिंदू प्लस मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम ने से, ठीक है, दोनों मिलकर वायसराय से, ठीक है, तुर्की का विवाद, तुर्की की समस्या हल करने को कहा, समस्या का निपटारा, ठीक है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फरवरी 1920 में गांधी ने घोषणा की पंजाब का मुद्दा गलत है, अमृतसर हत्याकांड के लिए खुद खेद प्रकट करे, पंजाब में हुई जातियों को निराकरण करे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक नवीन योजना प्रस्तुत करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी की अगर सरकार ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, गांधी, ठीक है, धमकी असहयोग आंदोलन की, योग आंदोलन की, लड़की। ठीक है, क्यों दी? रीजन अमृतसर हत्याकांड की जांच की निष्पक्ष जांच। ठीक है, तुर्की का विवाद हल, ठीक है, ये सब था रीजन। गांधी इन सब रीजन से लेकर असहयोग आंदोलन करने की धमकी दी। उसके बाद बढ़ते हैं मई 1920 को। तुर्की के साथ 1920 में सेब्रिज की संधि हो गई। इस संधि में तुर्की के वायन कर दिया गया था। 1920 मई 1920 मई 1920 में सेब्रिज की संधि हुई।
की संधि। बा, तुर्की डिवाइड, तुर्की डिवाइड कर दी गई। उसके बाद जून 1920 में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूल, कॉलेज, न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। गांधी को आंदोलन का नेतृत्व दायित्व सौंप दिया गया। जून 1920, ठीक है। जून 1920, ठीक है। जून 1920 बहिष्कार, बहिष्कार, ठीक है। बहिष्कार की बात कही। 31 अगस्त 1920 खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बरगद तलाकी का निधन हो गया। 31 अगस्त 1920 को, ठीक है। 31 अगस्त 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्या था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन शुरू करना था, बट किंतु 1 अगस्त 1920 तिलक का निधन हो गया। तिलक का निधन हो गया। ये सब चीजें हुई थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब में खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए: सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालय का बहिष्कार, पंचायतों का के माध्यम से न्याय कार्य, विधान परिषदों का बहिष्कार। यद्यपि इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेता असंतुष्ट थे, लेकिन बाद में वो भी आ गए साथ में, ठीक है। सितंबर 1920, सितंबर 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन, योग आंदोलन, स्वराज प्राप्त तक जारी रखना, स्वराज प्राप्त तक जारी रखना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ? असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति, स्वराज की खिलाफत के मुद्दे को हल करना, और कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित करना, कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों नवंबर 1920 में विधान परिषदों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमत होने नेताओं ने कांग्रेस का अनुशासन का पालन किया और चुनाव को बहिष्कार किया। दिसंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। कांग्रेस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के लक्ष्य में स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। 1920 कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर, 1920 अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन नागपुर,
दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। कांग्रेस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से सुशासन प्राप्त करने के लक्ष्य में, ठीक है, ये सब हम पढ़ गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। अब कांग्रेस के रोजमर्रा क्रियाकलापों को देखने के लिए 16, ठीक है, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, ठीक है। यहाँ पर 15 मेंबर कमेटी बनाई गई, कमेटी बनी। गांधी ने घोषणा की कि यदि पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाया गया तो एक वर्ष के अंदर भीतर स्वराज प्राप्त का लक्ष्य हो जाएगा। क्रांतिकारी आतंकवादी कई संगठन, मुख्यतः बंगाल क्रांतिकारी संगठनों में कांग्रेस के कार्यक्रम के पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, किंतु इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जेएस के इन सब ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन का गठन हुआ था। सुनैना बनर्जी ने इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन का गठन किया था। आप देख लेते हैं। सुनैना बनर्जी ने इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन का गठन किया था। इसके पहले राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान नाम मात्र का रह गया था। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का अनुमोदन करने के लिए खिलाफत कमेटी द्वारा इससे पूर्ण समर्थन दिया गया। घोषणा से इसमें नवी ऊर्जा का संचार हो गया था। इसके परिणाम 1921 से 22 में पूरे देश में अप्रत्याशित लोकप्रियता मिल गई थी, ठीक है। सुनैना बनर्जी ने इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन बनाया, इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन, सुनैना बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुनैना बनर्जी ने इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन, इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन, इंडियन नेशनल लेबर फेडरेशन स्थापित, ठीक है, गठन होगा सुनैना बनर्जी द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं आंदोलन का प्रसार। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया, सैकड़ों राजनीतिक कार्यक्रमों के विचार विमर्श किया। लगभग 90,000 छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया। उस टाइम में लगभग 800 सरकारी ये सब स्कूल कॉलेज थे, ठीक है। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बना दिए गए सुभाष चंद्र बोस को। जहाँ मिलिया काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी बगावत छोड़ दी थी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी, सफदरजंग किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसिफ अली, टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया, ठीक है। अब यहाँ देख लो तो 1921 में अली विरोध, अली के बंधु, नो वर्क फॉर ब्रिटिश। इन लोगों ने बोला है कि कोई भी ब्रिटिश के साथ कोई भी काम नहीं करेगा अगर सच्चा मुसलमान है तो, ठीक है। गांधी जी ने अली बंधुओं का सपोर्ट किया और नो वर्क फॉर ब्रिटिश, उन्होंने भी कहा कि मतलब कि ब्रिटिश के लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे और ठीक है, इस टाइम पीरियड में 1919 से लेकर 1922 में खिलाफत आंदोलन 1919 चलाया गया, असहयोग आंदोलन 1920 चलाया गया और इस टाइम ही, ठीक है, 1 अगस्त तो, ठीक है, 1920 को तिलक जी का निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1921 को कराची में खिलाफत आंदोलन में अली बंधु ने घोषणा की कि मुस्लिमों के लिए सेना, ठीक है, ये सब चीज़ें, यूनाइटेड बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करने, ठीक है। इसके पहले कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों को यह इजाज़त दे दी कि जब उन्हें भी लगे कि जनता कानून अवज्ञा के लिए तैयार है तो वो आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय मिदनापुर बंगाल और काटो उत्तर प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश के चराला पराला तथा डानीपुर तालुक का यूनाइटेड बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ कर अदा न करना आंदोलन से पहले से ही चला रहा था। असम के में चाय बागान मजदूर, स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारी ने भी हड़ताल कर दी थी। बंगाल के राष्ट्रवादी नेता JM सेनगुप्त ने दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 नवंबर 19 को, ठीक है, प्रिंस बेल्स आ रहे थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होते जा रहा था। कई स्थानों पर आंदोलन में ठीक है, इस अवैध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, मोपला आंदोलन मालाबार पंजाब के महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण था, ठीक है। गांधी जी असहयोग आंदोलन और गोरखपुर कांड,
ठीक है। 2 फरवरी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी, ठीक है। और 5 फरवरी को गोरखपुर कांड, ठीक है, हो गया चौरी चौरा नामक जगह पर, ठीक है। अब गांधी जी और भारतीय एक दूसरे के विपरीत आ गए। भारतीय अब चाहते थे कि उग्र, लेकिन गांधी जी अहिंसा को मानते थे और गांधी जी भारतीय हिंसा को मानने लगे थे, ठीक है। इस वजह से ब्रिटिश जब ये सब हुआ तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। उसके बाद जो ब्रिटिश थी ना, तो उन्होंने गांधी जी को पनिश कर दिया और पनिश करने के लिए उनको 6 वर्षों की सजा सुनाई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मानना था कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद रीजन था, अब जो सजा सुनाई वो था चौरी चौरा नामक जगह पर। ये 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए थे 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। और उसके जो गवर्नर थे वो उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड रिडिंग, ठीक है। अदर एक साइड देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन शुरू पड़ गया था, मतलब सुस्त पड़ गया था। तुर्की की जनता ने डिसलाइक कर दिया था खलीफा के पद को, ठीक है। और 1924 तक सब 100% फिनिश पद हो गया था। अब क्या क्या और चीजें नोट कर सकते हैं, वो चीजें देख लो, ठीक है। इसने इनमें अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश, मोपला आंदोलन और पंजाब के महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया सिखों का आंदोलन महत्वपूर्ण था। सरकार की प्रतिक्रिया 1921 में गांधी जी और बाद के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रेडिंग के मध्य वार्ता की आयोजित की गई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और गांधी जी से रेडिंग ने कहा कि जो अली बंधुओं ने जो भी वो बोला है, स्टेटमेंट दिया है कि जितने मुस्लिम हैं वो सच्चे मुस्लिम तभी हैं अगर वो, ठीक है, ब्रिटेन का साथ ना दें। तो ऐसा उन्होंने गांधी जी से कहा कि ऐसा है कि आप अली बंधु से कहिए कि ऐसा अपना स्टेटमेंट वापस ले लें। तो गांधी जी समझ गए कि ये ऐसा कर, ये ठीक है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, खिलाफत कमेटी के साथ इनका जो व्यवहार है ना वो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं मानी, ठीक है। स्वयंसेवी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। गांधी समेत कई नेता गिरफ्तार हुए थे। आंदोलन का अंतिम चरण, उधर गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर पर हमने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए दबाव पड़ने लगा। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष हालांकि सीआर दास थे, किंतु वे जेल में होने का हाकिम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तय करने का पुरस्कार दे दिया। जो सरकार का रुख में कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा था। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील की गई तथा गांधी जी वायसराय से लिखे पत्र का भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा कर दी कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा कर नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी तो प्रेस पर नियंत्रण नहीं हटाएगी, बाद देशव्यापी सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह आंदोलन सूरत के बारदौली तालुक से प्रारंभ होने को था, किंतु आंदोलन के प्रारंभ होने से पूर्व भी चोरी चौक नामक घटना हो गई और सब कुछ बदलता गया। चौरी चौक कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौक नामक एक छोटे से गांव में एक घटना घटी। इस गांव के नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए अमर हो गया, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। 22 लोगों ने पुलिसकर्मियों को, मतलब 22 पुलिसकर्मियों को लोगों ने जिंदा जला दिया था थाने में। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 1922 को। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ है। गांधी जी तो 6 वर्ष के लिए जेल में चले गए थे, ठीक है। जब गांधी जी जेल में चले गए तो फिर क्या हुआ कि देखो, 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी, 2 फरवरी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 5 फरवरी को गांधी जी 5 फरवरी को गोरखपुर कांड हो गया, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं पहले। फरवरी 1922 में बारदौली में कांग्रेस समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें से सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिनमें से कानून का उल्लंघन होता हो। साथ ही प्रस्ताव में कई रचनात्मक कार्य को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसमें खादी का लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, शराबबंदी के समर्थन अभियान, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अभियान तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने इस अवसर पर एक ऐतिहासिक शपथ भाषण दिया कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कानून का उल्लंघन एवं विचारपूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यह सजा यहाँ सजा पा सकता हूँ और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही कर्तव्य है। गांधी ने आंदोलन को वापस क्यों लिया? क्योंकि गांधी जी, सिंपल बात है, गांधी जी हिंसा को मानते थे। अहिंसा, मतलब गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा को नहीं मानते थे। और जबकि अब हिंसा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी तो उनको लगा कि अगर इस तरह से अगर हम
हम आज़ाद हो भी गए तो हमारी जो आज़ादी है वो हिंसा के तौर पे, यानी कि लोगों की लाशों के ऊपर से मिलेगी। ठीक है। और जो इसमें भूमिका निभाएगा वो भी आगे चल के हमारा शोषण करेगा। तो वो मतलब वो भारत को आज़ाद तो कराना चाहते थे, लेकिन कायदे से, कि अहिंसा के तौर पर। ठीक है। गांधी जी मानते थे कि अगर अहिंसा को हिंसा करके अगर युद्ध करेंगे तो जो अंग्रेज हैं उनको मौका मिल जाएगा हमें कुचलने का। वो ये कहकर, ठीक है, ये कहकर हमको कुचल देंगे कि हिंसा बढ़ गई थी और जिसकी वजह से उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया और हिंसा दबा दी। तो अगर ऐसा देखा जाए तो वो हिंसा को बहुत आसानी से दबा सकते थे बंदूकों के दम पर। लेकिन अहिंसा, अगर आप शांतिपूर्ण से अहिंसा करके आप उनके कार्यों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आर्थिक पहुंचा रहे हैं, उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से वो अपने टाइम, क्योंकि टाइम तो कीमती होता है, तो वो अपने टाइम को बचाने के लिए आपकी मानेंगे। अगर उनको प्रॉफिट चाहिए होगा तो वो हमारी बात मानेगा, अगर प्रॉफिट नहीं चाहिए होगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा था नहीं कि वो उनको प्रॉफिट चाहिए नहीं था, तो प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए वो चीज़ें मान लेते थे। आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ और थकाने वाला भी हो गया था और 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तो सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए थे और खलीफा का पद समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये है, कांग्रेस के खिलाफत का गठन वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अध्यक्ष सी राजगोपाल, ठीक है, सी आर दास को होना था अध्यक्ष। और त्यागपत्र बिहार में नेहरू सचिव बने। असहयोग आंदोलन के जारी रखा कैसे? कॉग्निस्टिव असेंबली, मतलब कॉग्निस्टिव असेंबली को काम ना करने देना। विधानसभा और विधानसभा बनेगी, विधानसभा समाप्त। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है, अब देखो इस तरह से है कि वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और सी आर दास, नेहरू और अजमल, ये सब एक दूसरे के अपोजिट थे। मतलब इन दोनों लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो रही थी, साथ होने के बाद भी अलग अलग विचारधाराओं से हो रहे थे। तो यहीं पर जारी रखते हैं। अब आगे की अगली क्लास में देखेंगे इससे आगे का। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।